आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पिछली बारी बात की थी वैलेंसी के ऊपर, है ना, कि वैलेंसी क्या होती है। आपको कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा समझाया था वैलेंसी के बारे में कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की स्टेबल होने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। चाहे वो लूज करे, गेन करे, शेयर करे, उस पर डिपेंड करता है ना। आज बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर को लेके। तो चलते हैं बच्चों, इसी को यहीं से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पिछले बारी बात की थी हमने वैलेंसी को लेके। आज हमें बात करनी है, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, ठीक है ना, है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता है क्या बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को पहले रिप्रेजेंट करा जाता है किससे? जेड से। किससे करा जाता है? जेड से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो दर्शाने का तरीका है, जेड सिंबल है, जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जेड क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जेड कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सपोज है हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी इसका जेड क्या है? 1 है। तो इसके पास क्या है? अगर हम बोले कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के पास कितने बच्चों? 1 है। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1 है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो ये इससे बताता है कि हाइड्रोजन के पास क्या है? ओनली 1 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस पे। इसके प्रोटॉन, इसका जो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस पे है। चलिए आगे बात करें। सपोज मैं बोलूं कार्बन, है ना, कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। तो मैं बात करें कि कार्बन पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हो जाएंगे? कार्बन पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 6 हो जाएंगे। तो कार्बन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 6 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, और मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई, ठीक। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलो, या इसको हम मास नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर, या तो एटॉमिक मास बोलिए या एटॉमिक मास बोलिए या मास नंबर बोलिए, ठीक है ना। चलिए, तो रिप्रेजेंट कैसे किया करते हैं? मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ए है।
एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से करते हैं। ए तो ए क्या है बच्चों? एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कहलाता है बच्चों? एटॉमिक मास कहलाता है। आपको सभी को पता है कि हमारे पास ये एटम है, ठीक है ना? एटम के अंदर हमें पता है एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है ना? और जो पूरा हमने बात की थी ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। और हमने रदरफोर्ड का जो मॉडल देखा था उसमें हमने कहा था कि जो पूरा का पूरा मास है, पूरा का पूरा मास है एटम का, वो किधर कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस पे। यानी जो मास है एटम का, जो मास है एटम का मास किधर कंसंट्रेटेड होगा बच्चों? एटम का मास कहाँ कंसंट्रेट होगा? किसके अंदर कंसंट्रेट होगा? न्यूक्लियस के अंदर एटम का मास होगा, है ना? तो अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कहाँ घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं शेल में, है ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं? शेल में। इधर इलेक्ट्रॉन है ना? इधर इलेक्ट्रॉन है, बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अंदर न्यूक्लियस में है, और पूरा का पूरा मास एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो यानी अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जो सम होगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमें बोला कि एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है किसका? सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक मास बच्चों कितना है? 23 है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है ना? तो 23 कैसे आया होगा बच्चों? 23 इसका एटॉमिक मास है सोडियम का। और हमें पता है सोडियम का जो जेड है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना है? 11 है ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम के पास कितने हो जाएंगे? 11। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 11, है ना? 11। तो आपको पता है कि जो एटॉमिक मास है उसका भी आपने पीछे पढ़ा। एटॉमिक मास को हम कैसे बताते हैं? एटॉमिक मास को ए से बताते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, है ना? इससे बताते हैं हम उसको। तो हमारे पास एटॉमिक मास अगर 23 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने पढ़ा अभी 11 है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इजिली, है ना? हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 23 माइनस 11। कितने हो जाएंगे बच्चों? 12। तो हम बोलेंगे कि 12 न्यूट्रॉन है, सोडियम के पास क्या है? 12। तो ये 23 कैसे आया बच्चों? 23 किससे बना होगा? 11 प्रोटॉन से बना होगा और 12 न्यूट्रॉन से बना होगा, तो ही तो इसका सम 23 होगा, है ना? तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। जैसे अगर आप एक और देखें, जैसे कि हम बोले हमारे पास है मैग्नीशियम है ना? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का जो जेड होता है, जेड एटॉमिक नंबर वो है कितना? 12। और इसका जो मास, एटॉमिक मास है वो कितना है? 24 है ना? तो ये 24 किससे बना होगा? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होगा। अब प्रोटॉन कितने हमारे पास? हमें पता है 12 प्रोटॉन है। टोटल मास कितना उसका? 24 है, यानी न्यूट्रॉन 12 रहे होंगे, तो ये तो 12 प्लस 12 24 बना। 12 प्लस 12 कितना बना? 24 बना। तो ही तो इसका मास कितना आया? 24 आया। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया कि भाई किस तरीके से आप एटॉमिक मास और मास नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना? तो ये कहानी थी बच्चों एटॉमिक मास और मास नंबर को लेके, कि एटॉमिक मास कितना होता है, मास नंबर कैसे होता है, ठीक है ना? ये हो गया आपको। अच्छा, अब एक है कि भाई हम किसी भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है वो देखते हैं। आइए,
रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाए, है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई किसी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। सिंबल ऑफ एलिमेंट, बीच में बच्चों सेंटर में क्या होगा, एलिमेंट का सिंबल आएगा, ठीक है ना। बीच में एलिमेंट का क्या आएगा, सिंबल आएगा, ठीक है ना। ऊपर आएगा बच्चों इसका एटॉमिक मास, ऊपर क्या आएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। ऊपर एटॉमिक मास आता है और नीचे क्या आता है, एटॉमिक नंबर आता है। नीचे क्या आता है, एटॉमिक नंबर आता है। जैसे कि सिंबल ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है एक्स, एक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। और हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो ये हो गया। इस तरीके से बच्चों ये आपका क्या हो गया, किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन, है ना। जैसे कि हमने बात करी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन होता है, ठीक है ना। उसका सिंबल एन होता है। उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों, 7 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है। तो इस तरीके से हमने उसको ये रिप्रेजेंट कर दिया। और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। आ रही बात समझ में आपको, किस तरीके से 8 इसका एटॉमिक नंबर हो रहा है, ठीक है ना। 8 इसका क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, एटम के ऊपर क्या चार्ज होगा। एटम के ऊपर क्या चार्ज होगा आपको ये बताना है कि एटम के ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन भी होते हैं, सॉरी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज है तो मतलब कितने प्रोटॉन है बच्चों, 8 प्रोटॉन है, तो +8 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो +8 ने -8 को कैंसिल करा तो क्या हो गया बच्चों, नो चार्ज, है ना। नो चार्ज क्या हो जाएगा, नो चार्ज। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपने रदरफोर्ड का जो पोस्टुलेट पढ़े थे वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। आ रही बात समझ में आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के बराबर है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये थी कहानी बच्चों आपकी इस तरीके से, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब आती है बात बच्चों आइसोटोप को लेके। क्या आती है, आइसोटोप को लेके, ठीक है ना। आइसोटोप, चलिए आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप समझेंगे। आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप। तो आइसोटोप्स हम किन्हें कहते हैं, पहले आपको एग्जांपल दे देते हैं फिर हम देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, 1H1, 1H2, 1H3, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है 6C12, एक है 6C14, ठीक है। एक हमारे पास है 17Cl35, 17Cl37, ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल लेके आए, ठीक है ना। आपको बताना है कि आइसोटोप्स क्या है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि 1H1, 1H2, 1H3 में नीचे वाला जो नंबर है बच्चों, नीचे वाले को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो तो इसमें सेम है। ऊपर वाले नंबर एटॉमिक मास को डिफरेंट है ना भाई। हम इनको क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम
एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे है हमारे पास ये, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से करते हैं। तो इनका ए तो क्या है, डिफरेंट है, ए क्या है, डिफरेंट है, ए इनका डिफरेंट है, लेकिन जेड सबका क्या है, सेम है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन का देख लो, इनका जो ए है, ए वो क्या है बच्चों, डिफरेंट हो गया, ये क्या हो गया, इनका डिफरेंट हो गया, लेकिन इनका जो ये है, इनका जो जेड है वो क्या हो गया, सेम हो गया, क्या हो गया, सेम हो गया। इसी तरीके से ये देखो आप, इनका जो ए है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ए क्या हो गया बच्चों, इनका डिफरेंट हो गया, लेकिन इनका जो जेड है वो क्या है बच्चों, जेड इनका सेम है ना, जेड क्या है, सेम है। तो क्या कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स की कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि आइसोटोप्स होते क्या है। जो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर वाले होते हैं वो होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है ना, आज बात समझ में आपको। चलिए, ये क्या थे बच्चों, आइसोटोप्स थे। क्या थे बच्चों, आइसोटोप्स थे, है ना। तो बहुत सारे एलिमेंट में क्या है बच्चों, मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स है, मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स है। हर आइसोटोप्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है अपने आप में। हर आइसोटोप क्या है, अपने आप में क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है ना। ये आइसोटोप्स की कहानी तो आपने समझी, और आपने देखा, अब हमने क्या समझा, हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट में मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स, जैसे हमने क्लोरीन में 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के क्या 3 आइसोटोप्स है। तो एलिमेंट में क्या होता है बच्चों, मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। एलिमेंट में क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। एलिमेंट में क्या होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई। एलिमेंट में मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, है ना, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, तो है ना। तो ये हो गया आपके मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। तो हर आइसोटोप्स क्या होता है, एलिमेंट का हर आइसोटोप्स प्योर सब्सटेंस है ना। किसी भी एलिमेंट का हर आइसोटोप्स क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो क्या होगा, अपने आप में प्योर होगा, अपने आप में उसका हर एक आइसोटोप्स क्या होगा, प्योर होगा अपने आप में। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो आइसोटोप्स की होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। इन आइसोटोप्स की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि भाई इन आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें इनकी, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो क्या हो जाएगी बच्चों, सिमिलर हो जाएगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है ना। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। जैसे अगर मैं कार्बन के 2 आइसोटोप ले आऊं, यहाँ पर मैं कार्बन के 2 आइसोटोप ले आऊं, 6C12 और 6C14, तो हम देखेंगे इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से क्लोरीन में 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन का भी क्या है बच्चों, 2 आइसोटोप्स हैं। तो इस तरीके से आपका हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं। क्लोरीन के भी क्या है, 2 आइसोटोप्स है। अब जो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, हमने क्लोरीन के 2 आइसोटोप देखे ना नेचर में, हमने कहा भाई क्लोरीन के क्या है, 2 आइसोटोप्स है। एक तो हमने बोला क्लोरीन के 17Cl35 है, और एक क्लोरीन का क्या है, 17Cl37 है ना, 17Cl37। तो ये 2 आइसोटोप्स बच्चों किस रेशियो में मिलते हैं नेचर में, ये 2 आइसोटोप्स नेचर में किस रेशियो में मिलते हैं, ये 2 आइसोटोप्स नेचर में आपके 3:1 के रेशियो में मिलते हैं। 3:1 के रेशियो में, नेचर में 3:1 के रेशियो में बोलते हैं। कैसे, अगर बोलूं मैं कि सपोज ये आपका क्या है, नेचर में इतना क्लोरीन है, नेचर में क्या है, ये एक डब्बा मान लो, एक बॉक्स मान लो, नेचर में इतना बॉक्स क्लोरीन हमारे पास मौजूद है। अब इस क्लोरीन के 4 पार्ट है, 1 2 3 4, क्या है, 1 2 3 4,
है ना। इस क्लोरीन के कितने पार्ट हो गए बच्चों? 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। तो 4 पार्ट में से जो तीन पार्ट होंगे, ये 4 पार्ट में से 3 पार्ट होंगे, ये वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा 17Cl35 वाला, है ना। और बचा जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा होगा? ये आप होगा 17Cl37। यानी ये जो 3 पार्ट है और 3 पार्ट, ये कौन से होंगे? ये वाले होंगे। और एक पार्ट क्या होगा आपका? 37 वाला होगा। तो रेशियो में इस फॉर्म में मिलते हैं। अब क्लोरीन का यहाँ पे 35 एटॉमिक नंबर मास है, यहाँ पे 37 मास है। तो किस मास को लिया जाए, है ना, किस मास को लिया जाए? तो उसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या करते हैं? इस कंफ्यूजन वो वेरीफाई मतलब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास का सहारा लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? इनका एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा बच्चों कि नेचर में जो 35 वाला है वो कितना है? 3 है, 3 पार्ट है ना। और 37 वाला क्या है बच्चों? 1 पार्ट है ना। 37 वाला क्या? 1 पार्ट है। तो हम कहेंगे जो 35 वाला है वो कितना पार्ट है बच्चों? 3 पार्ट है। तो हर एक अपने में कितना होता है? हर एक अपने में क्या है? हर एक अपने में क्या है? 100% है। तो यह अपने में क्या बच्चों? 100% है ना। हर अपने में 100% है। तो 100 का 3 पार्ट का मतलब हो गया 75%। कितना? 75%। और 1 पार्ट का मतलब 25%। तो हम बोलेंगे भाई 35 वाला जो है वो कितना है? 35 वाला कितना है? अपने में 75% है ना। प्लस जो 37 वाला है वो कितना है? 25% है। कितना है? 25% है ना। तो भाई कितना आ जाएगा? 35। 75 को आप अगर 100 से करो डिवाइड तो कितना आएगा? 25 3 जा 25 4 जा इतना। और ये कितना आएगा? 37 इंटू 25 1 जा 25 4 जा इतना आ जाएगा। 4 आप एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम लोगे तो 35 3 जा 105 प्लस 4 और इधर आपका 37/4। 4 हमने एलसीएम लिया, 7 5 12 और ये कितना हो गया? 412 है ना। इसको ऐड करेंगे आप, कितना होगा भाई? 7 और 5 12 और 1, 7 और 5 12 का 2 कैरी लगा 1, 3 और 1 4। देखो कितना आ रहा है? ये देखो कितना आ रहा है। 37 को जब आपने 105 को 37 से प्लस करा तो 4 और 7 और 5 12 का 2 कैरी लगा 1, ठीक है ना। 3 और 1 4 और 1 142। कितना हो गया? 142 डिवाइड बाई 4। उसको डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, 2 बचा। 4 3 जा 12 है ना। 4 3 जा 12 किया, बचा कितना? 2, 22 हो गया। 4 5 जा 20 है ना। 4 5 जा 20, फिर 2 बचा है ना। फिर हमारे पास क्या बचा? 2 बचा। तो 2 बचा, पॉइंट लगाया हमने 0, फिर 4 5 जा 20, तो 35.5 यू। 35.5 यू। इसका हम क्या करते हैं? इसको इस तरीके से लेते हैं। आई बात समझ में? तो मास होता है एटम का, बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट का हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। अगर एलिमेंट के पास कोई आइसोटोप नहीं है तो जो उसका मास होगा वो फिर हम वैसे निकालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर। अगर एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म है तो हमको उसके परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए कि नेचर में किस फॉर्म में वो मिलता है, और उसके हिसाब से हम उसका क्या निकाल सकते हैं? उस हिसाब से हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। बस हमें नेचर में पता होना चाहिए। अगर सिंगल एलिमेंट है जैसे कि सोडियम है, ये नेचर में सिंगल फॉर्म में मिलता है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के हिसाब से आएगा। लेकिन जैसे क्लोरीन है, अब ये नेचर में 2 फॉर्म में मिलता है, आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर में किस रेशियो में मिलता है, किस परसेंटेज में मिलता है। अगर हमें ये चीज नोन है, ये चीज हमें पता है, तो हम एवरेज एटॉमिक मास इजिली निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला। तो इस तरीके से बच्चों आज आपको समझ में आया होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को, आइसोटोप्स के बारे में, है ना, क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।